नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, छुट्टियों के बाद पुनः हमारी वर्कशीट आ चुकी है और हमें अब पढ़ाई में लगना है। लेकिन बच्चों, हम जो इन छुट्टियों में अपना गैप करते हैं, पढ़ाई को रोकते हैं या फिर छुट्टी को हम अभी एंजॉय करते हैं, तो यह समय हमारे लिए नहीं है। क्योंकि ये एंजॉय करना और कुछ आराम करना बहुत ही बेकार चीज़ होती है। और आपने सुना भी होगा, औरंगजेब हमेशा कहा करता था कि आराम तो कमज़ोर और बुज़दिल करते हैं जिनके अंदर कुछ करने का मादा नहीं होता। तो अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, जैसे बोर्ड में टॉप करना, अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाना और अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, तब फिर आपको आराम कहाँ है। और कहा भी गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, मतलब सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो अगर आपको विद्या की प्राप्ति करनी है तो छुट्टी वुट्टी ये सब जो है उसको छोड़िए और अपने पढ़ाई में दिन रात लगे रहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपका आने वाला है और बोर्ड में बहुत अच्छा कीजिए, तभी आपके भविष्य का द्वार खुलेगा। तो आज वर्कशीट है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 और आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने अंदर जो अपने देश के लिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना झलकती है, जैसे ही हम जनगण मन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर जाएं, राष्ट्र के लिए हमें भी कुछ करने का मौका मिले। हम कभी किसी शहीद के पीछे चलने वाले हुजूम को देखते हैं तो ऐसा लगता है काश मैं भी शहीद होता, तो मेरे पीछे इतने लोग होते और राष्ट्र में मेरा नाम होता कि राष्ट्र के लिए मैंने शहीद हुआ। तो ये राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, ये राष्ट्रवाद है। तो ये राष्ट्रवाद कहाँ से आया, जैसे कि इसमें हम ये भूल जाएं कि हम हरियाणा के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम केरला के हैं, हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम असम के हैं। इस चीज़ को भुलाकर जब हमारे दिल में यह उठता है कि हम भारतीय हैं, तो ये राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में इस राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सारियो के विचार। वहाँ एक चित्रकार थे फ्रेडरिक सारियो, और 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। मतलब उन्होंने 4 चित्र बनाए और चारों चित्र एक दूसरे से रिलेटेड थे, चैन में थे, श्रृंखला थे। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब कि वह कैसे बना था, तो जनतांत्रिक, लोकतंत्र और सामाजिक गणतंत्र, और ऐसा गणतंत्र जो कि सामाजिकता पर आधारित हो, वो वंशवाद पर आधारित नहीं हो, तो इनसे मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप यह जानते होंगे कि किसी भी देश में जब मानव अधिकार अच्छा होता है तो उस देश को अच्छा माना जाता है। तो आज जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है तो उसमें मनुष्य के अधिकार की बात बहुत ज़्यादा होती है, मानवाधिकार की बात बहुत ज़्यादा होती है, मनुष्य के मौलिक अधिकार की बात बहुत ज़्यादा होती है। तो मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र भी उसने दिखाया कि हम मनुष्यों को मौलिक अधिकार, मनुष्य का अधिकार देंगे। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। मतलब कि वैसे अवशेष जो कि निरंकुश राजतंत्र के हैं वह बिखरे हुए हैं। आप ये प्रतिमा देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लोग, बहुत सारे देशों का आप झंडा देख सकते हैं और इस प्रतिमा की परिक्रमा लोग कर रहे हैं। और यहाँ इस प्रतिमा के एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में मानवाधिकारों का घोषणा पत्र है। तो इसने लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद को भरा, लोगों के दिमाग में इस बात को भरा कि मानवाधिकार भी कोई चीज़ होता है, मनुष्य के अधिकार भी कोई चीज़ होते हैं। और दूसरा चीज़, राष्ट्रवाद वहाँ तब आया जबकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसमें राष्ट्रवाद पनपा। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के 2 कारण बताए गए। पहला फ्रेडरिक सारियो के विचार और दूसरा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। इन दोनों ने राष्ट्रवाद में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया उस युग में, उस समय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी तो वो राष्ट्रवाद का ही परिणाम थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनैतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब कि वो जो बदलाव हुआ तो वहाँ राजसी सत्ता, मतलब राजतंत्र, राजाओं के तंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के
हाथों में चली आई, मतलब वहां लोकतंत्र स्थापित हो गया। और क्रांति की घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब कि इस क्रांति में ये घोषणा हुआ कि अब राष्ट्र का गठन लोग करेंगे, जनता करेगी, न कि कोई शासक या राजा का पुत्र करेगा। और राष्ट्र का गठन और उसकी नियति, मतलब राष्ट्र कैसा होगा, इसमें कौन से नियम कानून होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कौन तय करेगा, तो उस राष्ट्र की जनता तय करेगी। तो इस तरह से लोकतंत्र की नींव रखी गई। और 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर, मतलब कि उसमें जो छोटे छोटे देश थे, उन देशों में जो राजाओं के शासन चलते थे, तो उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों वाले राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या काम आया, तो साझा इतिहास, कि हमारा इतिहास एक जैसा है तो हम एक हैं, और एक जैसी हमारी पहचान है तो हम एक हैं, एक जैसा हमारा भाव विचार एक जैसे मिलते हैं तो हम एक हैं। इस तरह से हम एक राष्ट्रवाद के हैं, हमारा राष्ट्र एक है। इस तरह के विचार लोगों के मन में आए 19वीं शताब्दी में। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। सबसे पहले था निरंकुश शासन व्यवस्था। उस समय जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी वह निरंकुश थी। राजा लोगों पर किसी भी तरह का निरंकुश नहीं होता था, अंकुश नहीं होता था। राजा को कहा ही जाता था कि राजा मतलब राजा, जो अपने मन का राजा हो, उसका जो मन में आया कानून बनाया, जिस तरह से मन में आया शासन किया, और वहां मानवाधिकार नाम की तो कोई बात ही नहीं होती थी। तो यह जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी, यह राष्ट्रवाद को लाने का सबसे बड़ा कारण थी। और उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार, जब मानव अधिकार की बात की जाने लगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की जाने लगी, जनतांत्रिक विचारों की बात की जाने लगी कि लोगों के विचार का भी वैल्यू है, तो इन विचारों के प्रचार प्रसार से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगा कि सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, सभी समान हैं और सभी आपस में भाई भाई हैं। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, शिक्षित मध्य वर्ग ने लोगों के अधिकारों के बारे में बताया, लोगों को बताया कि उनका क्या क्या अधिकार है, वे क्या ले सकते हैं और किस तरह की शासन व्यवस्था हम स्थापित कर सकते हैं। तो यह भी राष्ट्रवाद के उदय का महत्वपूर्ण कारण बना। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर भी चलिए हम करते हैं और नेक्स्ट आंसर शीट पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट कीजिए। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, क्योंकि इस क्रांति में ही पहली बार राष्ट्रवाद की भावना दिखाई देती है। फ्रांस राष्ट्र में लोकतंत्र राष्ट्रवाद का ही परिणाम था, और फ्रांसीसी क्रांति ने ही फ्रांस के लोगों में एक भाषा, एक कानून तथा एक प्रशासन का भाव पैदा किया था। उसका प्रश्न 2 है कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष, यहाँ अवशेष होगा, ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए हैं, यह किस बात का प्रतीक है। तो इसका उत्तर है कि प्राचीन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिनके प्रमुख राजा होते थे, निरंकुशवादी होती थी, क्योंकि राजा की शक्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता था। प्रतिमा के सामने निरंकुश शासन व्यवस्था के अवशेष इस बात के प्रतीक हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत होने वाला है और नई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आगमन होने वाला है। उसका प्रश्न 3 है कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रकृति को लिखिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से होता है, और एक भाषा, एक संस्कृति तथा साझा इतिहास ने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में मध्यम वर्ग की भूमिका अधिक रही। नेक्स्ट है प्रश्न 4 कि फ्रेडरिक सारियू के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो इसका उत्तर है कि फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, और उसने ऐसे सपनों के संसार को दर्शाया था जो जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस चित्र में स्वतंत्रता की एक प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र, और इस प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष दिखाई देते हैं।
तो बच्चों हमने इस वर्कशीट में समझ लिया कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।